तुम भैया बड़े खुश लग रहे हो। लगता है बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो आई है। इस बार लगता है भाभी ले ही आओगे, क्यों? अरे ओ आनंदी की बच्ची, क्यों हर वक्त मेरे बेटे को चिढ़ाती रहती है? इसकी शादी हो जाए फिर तेरी भी शादी करके छुट्टी पाऊं। हाँ, क्यों नहीं, भैया ही तो बस आपके बेटे हैं। मुझे तो आप कचरे से उठा के लाई थी ना। अरे आनंदी, तुम फिर शुरू हो गई। जब देखो तब लड़ती रहती हो मुझसे। अरे छोड़ बेटा इसे, तू बता तुझे कोई लड़की पसंद आई या नहीं? हाँ माँ, मुझे ये लड़की पसंद है। सौरभ के लड़की पसंद करते ही उसकी माँ लड़की वाले के घर पहुँच जाती है और सौरभ के रिश्ते की बात करने लगती है और कुछ ही दिनों में सौरभ और सीमा की शादी हो जाती है। अरे बहू, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ किचन में? जी माँ जी, वो आज मेरा किचन में पहला दिन है ना, तो मैं सबको कुछ मीठा बना के खिलाना चाहती हूँ, बस इसीलिए। अरे वाह भाई वाह, कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। और उधर आनंदी अपनी माँ और भाभी की सारी बातें छुप छुप कर सुन रही थी। ये तो आते ही सब पर अपना जादू करने लग गई। और जरा माँ को तो देखो, कैसे कल की आई लड़की की तारीफें किए जा रही हैं। बड़ी आई संस्कारी बहू। कुछ दिन यूं ही बीत गए। घर में सभी लोग सीमा के हाथ के खाने के बहुत बड़े फैन हो चुके थे, लेकिन आनंदी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो मन ही मन सीमा से जलने लगी थी। एक मौका देखकर आनंदी किचन में पहुंच जाती है। अच्छा मौका है, जल्दी से सब्जी में खूब सारी मिर्ची डाल देती हूँ। अब आएगा मजा। इतना कहकर आनंदी खाने में खूब सारी मिर्च डाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले ही पल पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ जाता है। जी बस अभी आई, 2 मिनट। सीमा अब सबको खाना परोसने लगती है। जैसे ही उसकी सास खाना खाती है, वो चिल्ला पड़ती है। हाय, अरे इसमें तो कितनी मिर्ची है। हाय, मेरा तो मुंह ही जला जा रहा है। अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? अरे मारना चाहती है क्या मुझे? कैसा खाना बना दिया ये? ये खाना है या जहर? हाय रे। हाँ माँ, हम बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये लगता है तुम्हें सच में मारना ही चाहती है, वरना भला इतनी मिर्ची खाने में कौन ही डालता है? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम आनंदी? मैं भला माँ जी को क्यों मारना चाहूंगी? इसलिए ताकि तुम इस पूरे घर पे राज कर सको। ये कैसी बात कर रही हो तुम आनंदी? तुम अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, अरे आनंदी, छोड़ो भी, अब गलती से डल गई होगी इतनी मिर्ची। भला बहू मुझे क्यों ही मारना चाहेगी? ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। बहू तुम परेशान मत हो, बस अगली बार जरा ध्यान से खाना बनाना, ठीक? जी माँ जी, बिल्कुल। माँ की ऐसी बातें सुनकर आनंदी को लगता है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया। अब वो उस दिन से दूसरे प्लान को अंजाम देने में लग जाती है और एक दिन वो अपनी माँ के कमरे में रखे सारे गहने चुरा के सीमा के कमरे में छुपा के रख देती है। और एक दिन आनंदी की माँ की नजर अपनी अलमारी पर पड़ ही जाती है और वो पूरा घर सर पर उठा लेती है। अरे सौरभ, आनंदी, बहू, अरे मेरे सारे गहने चोरी हो गए। अरे कौन ले गया? हाय भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई, सब कुछ लुट गया मेरा। क्या हुआ माँ? सारे गहने चोरी हो गए? मानो ना मानो, जरूर उस सीमा ने ही चुराए होंगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम होश में भी तो हो? क्योंकि मैंने देखा था उस दिन,
वो आपके कमरे से एक बैग लेकर बाहर आ रही थी। ना मानो तो तलाशी ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जैसा आनंदी ने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गहने सीमा के कमरे से ही निकले और इस बार आनंदी की माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और वो बहू को घर से निकल जाने को कह देती है। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? भला मैं आपके गहनों का क्या करूँगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ, मेरा यकीन कीजिए। अरे चुप हो जा, मैं कुछ नहीं सुनने वाली अब। चल निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। अपने मायके जा और वहीं कर जा कर ऐसी हरकतें। अरे तुझे प्यार देने में हमने क्या कमी कर दी थी जो तुझे ये सब करना पड़ा? चली जा यहाँ से। ये क्या कह रही हो माँ? आप कैसे सीमा को घर से बाहर निकाल सकती हो? अगर ये इस घर से गई तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। तो ठीक है, इसके साथ साथ तू भी चला जा। कल की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार है ना? तो ठीक है, इसके साथ तू भी निकल जा। इधर आनंदी अपनी चाल कामयाब होने की वजह से फूले नहीं समा रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने उस लड़की को घर से बाहर निकलवा दिया था जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब पूरे घर पर सिर्फ आनंदी का ही राज था। बड़ी आई थी महारानी सबको अपना बनानी, इस घर पे राज करनी। आखिरकार मैंने उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ ही दिया। अब भुगते सजा मुझसे उलझने की। अजी, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो माँ जी को हमेशा अपनी माँ से बढ़कर माना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तुम चिंता मत करो सीमा, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे और एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। हेलो, अरे मेरी दोस्त तू, और बताओ कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ आनंदी, तुम बहुत खुश लग रही हो। ऐसा क्या हो गया है? फिर आनंदी सारी बातें अपनी दोस्त को बताने लगती है और उधर आनंदी की माँ सारी बातें सुन लेती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो समझ जाती है कि उसकी बहू की इसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये सब उसकी बेटी की ही एक चाल थी। अगले दिन सुबह दरवाजे पर सौरभ और सीमा घंटी बजाते हैं। अरे भैया भाभी, आप यहाँ? अरे यहाँ दोबारा आते शर्म नहीं आई क्या? हाँ? अरे बदतमीज, चुप हो जा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए इतनी ओछी हरकत करते हुए। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं आनंदी, चल अपने भैया भाभी से माफी मांग, वरना बताई दे रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आनंदी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सीमा से माफी मांग लेती है। उसके बाद से पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। शीला की शादी ऋषभ से हो गई थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसकी असली सच्चाई से अनजान थी। एक दिन वो उस पर पानी डालकर उसे जगाते हुए कहती है, ओफो, इस आदमी से शादी करके तो मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जानवर है जानवर, जब देखो खाता रहता है या सोता रहता है। अरे यार, क्या ये सुबह सुबह तुम भी? अच्छा, मैं जाग गया हूँ, थोड़ी चाय दे दो जरा। देखो, उठे भी नहीं और फरमाइशें शुरू कर दी। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही थी। मेरे घर वाले मेरी सारी बात मानते थे, ना जाने क्यों मैं इस आलसी आदमी के पल्ले पड़ गई। शीला अपनी माँ के घर बहुत ज्यादा खुश थी। हर कोई उसे प्यार से रखता था, लेकिन ऋषभ के प्यार के चक्कर में आकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ऋषभ वैसे तो अमीर घर का लड़का था, लेकिन वो बहुत आलसी था और कोई काम नहीं करता था, जिस वजह से शीला उसे आए दिन कोसती रहती थी।
एक दिन वो सब चीजों से परेशान होकर अपने मायके आ जाती है। जैसे ही उसकी भाभी उसे घर पर देखती है तो उसे दरवाजे पर ही रोकती है। अरे शीला, तुम यहाँ? इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? हमें तो लगा तुम अपने मायके वालों को भूल ही गईं। अरे ओ दीदी की भाभी, सारे सवाल यहीं पूछ लोगी? क्या मुझे अंदर भी आने दोगी? अब अंदर घुसने के लिए मुझे तुम्हें इंटरव्यू देना होगा क्या? मासूम गुंजन ने तो प्यार से ही सवाल किया था, लेकिन शीला का जवाब सुनकर उसका मुंह उतर जाता है। जिसके बाद जैसे ही कलावती की नजर उस पर पड़ती है तो वो उससे कहती है, ओहो, क्या बात हो गई है? आज ये सवारी इधर कैसे आ गई? माँ, मैं उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। ससुराल वाले मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और वो तो इतने आलसी हैं कि कोई भी काम करके राजी नहीं है। अब शीला अपने मायके में ही पैर जमा कर बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। इसके बाद तो वो जो एक दो काम किया करती थी उन्हें भी छोड़ देती है। सारा दिन बस अपनी भाभी पर हुक्म चलाया करती। और फिर एक दिन शीला गुंजन से कहती है, अरे ओ गुंजन भाभी, ये चाय तो ठंडी हो गई है, जरा मेरे लिए दूसरी चाय बना लाओ। शीला, ये चाय अभी कुछ देर पहले ही बनाई है, अगर ठंडी हो गई है तो मैं गरम करके लाती हूँ। सब समझती हूँ मैं भाभी, आप तो चाहती हो ना कि मेरा बच्चा काला पैदा हो, तभी तो मुझे काली चाय पिला रही हो। अरे शीला, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। गुंजन रसोई में चली जाती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन शीला गुंजन को मालपुआ बनाने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर तक गुंजन मालपुआ लेकर नहीं आती तो शीला ड्राइंग रूम से ही गुंजन को आवाज लगाती है, अरे भाभी, मालपुआ ला भी रही हो या रसोई में ही बैठकर पैक कर रही हो अपने मायके भिजवाने के लिए? शीला की आवाज कलावती के कानों तक भी जाती है और वो बाहर आकर कहती हैं, तू अपने मायके आई है, लेकिन अब तू शादीशुदा है। यहाँ पर महारानियों की तरह हुकूमत मत चला। वो गुंजन बेचारी सारा दिन कामों में लगी रहती है। जब तक तू यहाँ रहेगी ना, उसकी नाक में दम करे रखेगी। और हाँ सुन, 2-4 दिन के लिए आई है मेहमान बनके, जरा तमीज से रह। कलावती ये बोलकर गुंजन को देखने रसोई में जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो रसोई में बेहोश पड़ी थी। हाय राम, क्या हो गया मेरी बहू को? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कलावती और शीला किसी तरह सहारा देकर गुंजन को ड्राइंग रूम में लाकर सोफे पर लेटा देते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर बताता है कि गुंजन भी मां बनने वाली है, पर वो बहुत कमजोर है। ये बात सुनकर कलावती कहती है, शीला, तू ध्यान से सुन ले, तेरी भाभी मां बनने वाली है, इसलिए जब तक तू इस घर में है राजकुमारी की तरह उस पर हुक्म न चलाइयो, और तुझे जो भी चाहिए खुद उठकर ले ले। पर माँ, परवर कुछ नहीं, जब मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। शीला अपनी माँ की बात सुनकर जल भुन जाती है। अब उसे जो ऐशो आराम मिल रहा था वो गुंजन के प्रेग्नेंट होने से नहीं मिल पा रहा था। एक दिन कलावती गुंजन के लिए केसर का दूध बनाकर उसके कमरे में ले जा रही होती है तो शीला अपने मन ही मन कहती है, ओहो, क्या बात है, बड़ी सेवा हो रही है बहू की। मुझे कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा कि मेरी भोली भाभी की अकल ठिकाने आ जाए। अगले दिन गुंजन जैसे ही सब लोगों के लिए चाय बनाने के लिए जाती है, तभी शीला चुपके से रसोई में जाकर चाय में नींबू निचोड़ देती है। जैसे ही गुंजन रसोई में जाती है तो देखती है कि चाय फट गई है। हाय, ये कैसे हो गया? दूध तो ताजा था, फिर ये चाय कैसे फट गई? खैर, सब लोगों के नाश्ते का समय हो गया है और उनको भी तो काम पर निकलना है। मुझे जल्दी से दोबारा चाय बनानी होगी। गुंजन फिर से सबके लिए चाय बना लेती है,
क्योंकि वो घर के काम करने में माहिर थी। लेकिन शीला, वो भी कहाँ बाज आने वाली थी। कभी गुंजन के धुले कपड़े खराब कर देती, तो कभी उसके बने बनाए काम बिगाड़ देती। एक दिन ऐसे ही शीला एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है, जिसके बाद जैसे ही गुंजन कपड़े सुखाकर छत से नीचे उतर रही होती है, तो शीला उसे सीढ़ियों पर तेल डालकर गिराने वाली होती है। लेकिन तभी कलावती उसे रोक देती है। रुक जा गुंजन बहू, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। गुंजन ये सुनकर रुक जाती है। उसके बाद कलावती उसे सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल दिखाती है। गुंजन संभल कर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। माँ जी, ये सीढ़ियों पर तेल कैसे आ गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कलावती गुंजन के सामने ही शीला को एक जोरदार तमाचा मारती है। ये देख शीला कहती है, माँ, आपने मुझको तमाचा मारा? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? ये तो मैं तभी समझ गई थी। जो लड़की कभी रसोई में घुसती ही नहीं, वो आज दबे पांव रसोई में क्या करने जा रही थी। और फिर जब मैंने पूजा घर से तुझे सरसों का तेल ले जाते हुए देखा ना, और फिर वही तेल सीढ़ियों पर देखा, तो मेरा सारा शक यकीन में बदल गया। अब बता, तूने ये क्यों किया? दीदी, मैंने तो हमेशा आपको अपनी नंद की जगह बहन माना है। आपको लव मैरिज करनी थी तो मैंने उस फैसले का भी साथ दिया। फिर आपने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मैं अपनी शादी से खुश नहीं थी, और तुम्हें यहाँ खुश देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी। भले ही मेरी लव मैरिज हुई हो, लेकिन मेरा वो पति सारा दिन किसी आलसी जानवर की तरह घर में पड़ा रहता है, और उसे देख देख कर मुझे गुस्सा आता था। सोचा यहाँ आकर थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब से तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर घर वालों को पता चली, सबने तो मुझे सर से ही गिरा दिया और तुम्हें सर पर बैठा लिया। ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे वाह, क्या नंद है! अपनी ही भाभी से बदला लेने चली थी, वो भी ऐसी गलती का बदला जो गलती कभी तेरी भाभी ने की भी नहीं। तेरी भाभी ने तो तेरी खुशी देखकर हम सबको तेरी शादी के लिए मनाया था, और तूने उसी के साथ ऐसा किया। तू जानती भी है तेरी भाभी ने तेरे लिए क्या क्या। नहीं माँ जी, मत बताइए, अब बताने का कोई फायदा नहीं है। तभी शीला का पति ऋषभ मिठाई का डब्बा लेकर आता है। उसे देखकर शीला कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ भाभी और सासू माँ का मुंह मीठा कराने आया था। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो भाभी ने अपने भाई से बात करके अपने भाई की कंपनी में मुझे नौकरी दिलाई, और तो और कंपनी की तरफ से मुझे एक बाइक भी मिली है। तो सोचा सबका मुंह मीठा करवा के तुम्हें भी मनवा के यहाँ पे ले आऊं। शीला को ये सब सुनकर एहसास होता है कि सच में उसकी भाभी कितनी अच्छी है, जिसने बिना बोले ही उसके दुख को समझ लिया था और उसके पति की नौकरी लगवाई थी। और वो ऐसी भाभी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली थी। शीला, कलावती और गुंजन ऋषभ के आगे किसी भी बात का जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो ऋषभ के आगे शीला की सम्मान को कम नहीं होना देना चाहते। अब शीला अपने कमरे में अपना सामान पैक करती है, तभी वहां गुंजन आ जाती है। तो शीला उसे गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आप तो हमेशा मेरा भला चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपसे जलती रही। आपको शादी से पहले भी तंग किया, और देखिए शादी के बाद भी। मगर अब मैं वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसी कोई चाल नहीं चलूंगी, और आपके साथ कोई चालाकी नहीं करूंगी। अरे पगली, तू मेरी ननद नहीं है, मेरी बहन है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना? बस मेरे लिए और इससे बड़ी बात क्या होगी। चल, ऋषभ जी तेरा वेट कर रहे हैं। अब गुंजन सम्मान के साथ शीला को उसके पति के साथ विदा कर देती है।
कुछ ही महीनों बाद गुंजन और शीला दोनों ही लड़कियों को जन्म देते हैं। नंद और भाभी का ये रिश्ता भी दोबारा कभी नहीं बिगड़ा और चलता ही रहा। चमेली सुबह सुबह ही किचन में काम कर रही होती है। तभी किचन में काजल का आना होता है और वो अपनी भाभी को काम करते देखकर कहती है, भाभी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़ी बना दो। मैं हॉल में बैठी हूँ और हाँ, थोड़ा जल्दी लाना, मुझे भूख लगी है। थोड़ा समय लगेगा दीदी, वो क्या है ना, उन्हें खाना देना है, वो ऑफिस जा रहे हैं, तो थोड़ा समय दे दो। माँ देख रही हो ना आप अपनी बहू को, जितनी ये रंग से काली और भद्दी दिखती है उतना ही ये काम गंदे तरीके से करती है। साथ में मुझे कह रही है रुको, बाद में खाना देती हूँ। अरे क्यों री बहू, तू मेरी बेटी को खाना देने से मना कर रही है? एक तो मैंने तेरे माँ बाप पर तरस खाकर तुझे अपने घर की बहू बनाया और तू यहाँ आकर मेरी ही बेटियों का खाना पानी बंद करवाना चाहती है। अरे माँ, आप भी कहाँ दीदी की बातों में आ जाते हो? मैं भी किचन में ही थी जब इन्होंने भाभी को चाय पकोड़ों के लिए कहा और उन्होंने बस इससे इतना कहा कि वो भैया का लंच पैक करके चाय पकोड़े बना रही हैं। अरे काजल, तू भी थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन बहू, तूने अगर दोबारा मेरी बेटी से इस तरह की बात की तो ये अच्छा नहीं होगा। माँ, पहले आप दोनों की तरफ से बात को सुन लिया करो, उसके बाद ही भाभी को कुछ बोला करो। आप तो उन्हें कुछ भी कहने लगती हो। बस भी कर, अब अपनी कल्लो भाभी की तारीफों के पुल बांधना बंद कर दे और जाकर मेरा चश्मा लेकर आ कमरे से। चमेली बेहद ही काली थी, लेकिन सुजाता ने चमेली से अपनी बेटी की शादी इसीलिए की थी क्योंकि चमेली जितनी गुणी थी उतनी ही संस्कारी भी थी और काम तो वो घर के भूतों की तरह करती, लेकिन कभी थकती नहीं थी। लेकिन सभी उसके रंग रूप का मजाक उड़ाते। एक रोज देर शाम चमेली की दूसरी ननद यानी कि सुरेखा की दोस्त घर आती है, जिसके लिए चमेली पानी लेकर आती है। अरे ले लो पानी, ऐसे मत देखो, ये मेरे घर की नौकरानी है, मेरी भाभी नहीं। मेरी भाभी तो अपने मायके गई हुई है, जब आएगी तो मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी। अरे जा भी नौकरानी, अब खड़ी क्या है? सुरेखा की दोस्त के लिए कुछ खाने पीने को भी लेकर आ। हाँ हाँ दीदी सही कह रही है, कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आ। बेशक मैं काली हूँ, मेरा चेहरा अच्छा नहीं, लेकिन मैं इतनी भी दिल की बुरी नहीं हूँ। जो दीदी लोग मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं और माँ जी भी बैठकर हंस रही हैं, सच में काला होना तो गुनाह ही है। चमेली की आंखें भर आती हैं और वो किचन में जाकर सुरेखा के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। तभी वहां चंदा का आना होता है और चंदा अपनी भाभी को उदास देखकर समझ जाती है कि उसकी दोनों बहनों ने या फिर माँ ने चमेली के साथ कुछ गलत किया है या उसे कुछ गलत कहा है। भाभी, आज हम शाम में बाजार चलेंगे, आपको वहां से मैं अच्छी सी चूड़ियां दिलवाऊंगी। नहीं नहीं चंदा, मुझे कहीं नहीं जाना, घर में बहुत काम होता है। अगर मैंने वो नहीं किया तो माँ जी मुझे बिना बात के सुनाएंगी। आप तो जानती हो ना माँ जी को। अरे भाभी, इतना भी क्या डरना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अभी आप ये ट्रे मुझे दो और जाकर कुछ खा पी लो। पूरे दिन काम करती रहती हो, कभी अपने आप पर भी ध्यान दिया करो। इतना बोलने के बाद चाय नाश्ते का ट्रे चंदा लेकर हॉल में आती है और चमेली खाना खाने के लिए अपने कमरे में जाती है। अब चंदा को देखकर सुरेखा की दोस्त कहती है, क्या ये भी तेरी नौकरानी है? अरे पागल है क्या, ये मेरी नौकरानी नहीं, ये तो हमारे घर की लाडो है। क्या मतलब था नौकर से? कहीं आपने इन्हें भाभी के बारे में ये तो नहीं कहा कि वो इस घर की नौकरानी है? अरे भाभी तो मायके गई है और वो नौकरानी कहाँ गई जो तू चाय लेकर आई है? अच्छा, तो आप लोग इस घर की बहू और अपने ही भाई की बीवी को नौकरानी कह रहे हो? और तुम लोग कान खोल कर सुन लो, वो इस घर की नौकरानी नहीं, बहू है बहू, और मेरी भाभी भी। ना जाने तुम लोगों को किस बात का गुमान है जो भाभी को हर वक्त नीचा दिखाते रहती हो। सुजाता के घर में चमेली ही थी जो कि काली थी, वरना सुजाता और उसका बेटा और उसकी बेटियां सबका रंग साफ था। सुजाता, काजल और सुरेखा तो चमेली को घर का नौकर समझते ही थे और वो उससे काम भी खूब करवाते।
चमेली भी अपनी सास और नंदू का अत्याचार सह रही थी, क्योंकि चमेली के माता पिता गरीब थे। अब देर शाम चमेली को चंदा बाजार लेकर जाती है। इधर सुजाता अपनी बहू को घर में ढूंढ रही होती है। बहू, अरे ओ बहू, आज चाय मिलेगी क्या तेरे मनहूस हाथों से? बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जवाब नहीं दे रही। अरे माँ, चंदा के साथ मैंने भाभी को बाहर जाते देखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। मुझे लगा आपने ही भेजा है कहीं पर। ये चंदा भी कुछ ज्यादा ही चमेली की हिमायती होती जा रही है। कितनी बार कहा है, जिस औरत की आज तक मुंह दिखाई नहीं हुई, उसे बाजार में लोग देखकर क्या कहेंगे? सुजाता के सुंदर से बेटे की ये लुगाई, राम रे राम, सब सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। अरे माँ, आजकल भाभी के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। आज आए तो अच्छे से खैर लेना उनकी। देर शाम जैसे ही चमेली और चंदा घर आते हैं, वो देखते हैं कि सुजाता, काजल और सुरेखा सब गुस्से में हॉल में बैठे हुए थे। आ गई महारानी। अरे बहू, थक गई होगी ना, आप बैठ। खाने पीने की चिंता किसे है? तेरी दो दो नंदे घर में है, एक सास है, वो बना लेगी। तू तो बस घूम। किससे पूछ कर बाहर गई थी? अपने इस ग्रहण जैसे चेहरे को लिए तुझे घूमते शर्म नहीं आई? किसी ने तारीफ की क्या मेरी बहू की? किसी ने तो कहा ही होगा, अरे कितनी सुंदर हो तुम। माँ, आप होश में तो है ना? आप ये क्या बोले जा रही हैं? और चमेली भाभी को मैं अपने साथ लेकर गई थी और दीदी से कहा भी था, माँ को बता देना हम सब्जी लेने जा रहे हैं। तो क्या तू बताकर नहीं जा सकती थी? मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या, जो तेरे संदेश और इसके संदेश माँ तक पहुँचाती रहूं? अरे भाभी, क्या आपकी नौकर है जो वो काम करती रहेंगी? आप तो अपने ससुराल से यहाँ आकर जमकर बैठ गई हो, क्योंकि आपसे वहां तो कोई काम नहीं होता ना। अरे तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही इस कल्लो के साथ रहकर? सुजाता तो चमेली को खूब सुनाती है। काजल, सुरेखा भी चमेली को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज चमेली नहाने जा रही थी। तभी काजल और सुरेखा चमेली के पास आती हैं और चमेली से कहती है, भाभी, हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने किए पर, लेकिन आज मैं आपके इस चेहरे को और आपको गोरा बनाने का उपाय लेकर आई हूँ। और ये देखो, इसे आप पानी में मिलाकर नहा लो, फिर देखना आपका शरीर क्या ग्लो करेगा। आप लोग मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? सच्ची सच्ची बताओ, आपको हमारी इतनी सी बात पर विश्वास नहीं है क्या? छोड़ो दीदी, मैंने कहा था ना, भाभी हमारी बात नहीं मानेगी। अरे लाओ, मैं इसे अपने नहाने के पानी में मिला देती हूँ। अब चमेली अपने नहाने के पानी में सुरेखा और काजल का दिया हुआ हार्पिक मिला लेती है, और जब वो नहा कर निकलती है तो उसके बदन में जलन महसूस होती है, जिसके बाद उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है और पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। ये देखकर काजल और सुरेखा डर कर ये बात सबको बताते हैं कि उन्होंने चमेली के साथ में क्या किया। क्या आप दोनों ने भाभी के नहाने के पानी में हार्पिक मिलाया? इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ भैया। हो सके तो इस घर में आप इन्हें लेकर मत आना। माँ अपनी इन दो सुंदर बेटियों के साथ ही अपनी जिंदगी गुजार लेगी। नहीं राजीव, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैं बहू का ख्याल रखूंगी और इन्हें यहाँ से विदा करूंगी। ये इन्होंने सही नहीं किया, लेकिन तू तो मुझे छोड़कर कहीं मत जा। सुजाता बहुत रोती और गिड़गिड़ाती है। तब जाकर कहीं राजीव अपनी माँ के साथ रहने को तैयार होता है और वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। हालांकि अपने किए पर तो काजल और सुरेखा भी पछता रहे थे।